श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली भी आपके सामने है। न्यूज रूम लाइव में आज शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से और इसी बड़ी खबर के साथ आगे चलेंगे। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश ने पूरे देश के अंदर तबाही मचा के रखी है और भारी बारिश के चलते पीएम मोदी का दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। बारिश के चलते पीएम मोदी का पुणे का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है, क्योंकि भारी बारिश वहां पर हो रही थी और इसी बारिश के चलते फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया है। आज कई सारी सौगातें पीएम मोदी द्वारा पुणे वासियों को या महाराष्ट्र वासियों को देने वाले थे, लेकिन फिलहाल इस दौरे को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव भी होने हैं। आगामी चुनाव महाराष्ट्र में और झारखंड में फिर से होने हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के बाद उसको लेकर इस वक्त सभी राजनीतिक दल जो हैं वो कमर कस रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले थे, जहां पर कई सारी चीजों का आज उद्घाटन होना था, शिलान्यास होना था, लेकिन बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है, बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि ये दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि रेड अलर्ट उस इलाके में जारी कर दिया गया है, जिसके चलते इस दौरे को फिलहाल रद्द करना पड़ा है। रूपाली। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम के इस कहर के कारण जो है काफी सारे स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और काफी अहम ये दौरा बताया जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रद्द कर दिया गया है। और आपको बता दें, भारी बारिश के कारण पुणे और पिंपरी चिचवड़ में स्कूल कॉलेज भी बंद रखने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसी के चलते मुंबई में पुलिस जो है वो सतर्क रहने को सबको कह रही है। प्रधानमंत्री का पुणे दौरा रद्द हो चुका है, जहां पर 22,600 करोड़ की देते कई बड़ी सौगात देने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें, कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे। पुणे मेट्रो चरण 1 के विस्तार की आधारशिला जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखने वाले थे। इसी के साथ आपको बता दें कि सोलापुर हाईवे अड्डे का उद्घाटन भी आज होने वाला था और 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित भी किए जाते। तो ये कुछ बड़ी अहम बातें थी जो फिलहाल रद्द हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ एचपीसी प्रणाली का भी आज उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा होना था, लेकिन इस दौरे के दौरान नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवरों के लिए साइड एमिटीज का शुभारंभ भी पीएम मोदी द्वारा होना था। 500 ईवी चार्जिंग सुविधाएं समर्पित करके, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आज पीएम मोदी द्वारा 500 ये समर्पित करने वाले थे। देश भर में 20 एलएनजी स्टेशन भी वहां पर राष्ट्र को आज देने वाले थे। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र और 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का समर्पण भी आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होने वाला था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की 10,400 करोड़ की सौगात भी पीएम मोदी के आज इस दौरे में थी। जिला अदालत से स्वारमेट तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी आज पीएम मोदी के द्वारा दिखाने वाले थे, लेकिन अब दौरा रद्द हो चुका है और अब बताया जा रहा है कि कुछ दिन के बाद ये फिर से दौरा जो है वो किया जा सकता है और उस दौरान ये तमाम जो चीजें हैं ये वहां पर समर्पित लोगों को की जा सकती हैं। जिला अदालत से जो स्वारगेट तक चलने वाली मेट्रो है उसका उद्घाटन, यानी उसकी भी आज हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देने वाले गए थे, लेकिन फिलहाल जो बारिश है, बारिश के चलते इस दौरे को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर रेड अलर्ट उस पूरे जोन में कर दिया गया है। हकीम देशमुख इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सीधे हकीम का रुख करना चाहूंगा। हकीम, पीएम मोदी द्वारा आज जो दौरा होने वाला था, बहुत सारी चीजें इसमें थी, बहुत सारी जो आज सौगातें थी वो महाराष्ट्र वासियों को मिलनी थी, लेकिन बदकिस्मती से ये दौरा रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बारिश का वहां पर रेड अलर्ट है। क्या पूरी अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से 3 दिनों का जो है वो रेड अलर्ट मुंबई, पुणे और अलग अलग जगहों पर उपनगरों में मुंबई के किया गया है, इसी के चलते जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में पीएम मोदी का जो पुणे में दौरा होना था और अलग अलग सौगात से लेकर के जो महाराष्ट्र में आ रहे थे, आज वो दौरा पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। कहीं न कहीं सुरक्षा के कारण इसे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बारिश का तूफानी जो कहर है महाराष्ट्र में लगातार चल रहा है और ऐसे में पीएम मोदी का आना और कई उड़ानें जो है वो पुणे और मुंबई से रद्द कर दी गई, जिसमें पीएम मोदी का आना जो है वो कहीं न कहीं वो कठिनाई जो है उनके प्लेन को जो होने वाली थी
और इसी को लेकर के जो है ये दौरा पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। बिल्कुल हकीम, देखिए डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी और खासतौर पर महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार है। लगातार ये बड़े बड़े सौगातें दी जा रही हैं। हालांकि इस दौरे के दौरान जो सौगातें दी जानी थी वो फिलहाल नहीं दी जा पाएंगी क्योंकि दौरा रद्द हो चुका है। तो क्या ये वर्चुअल मोड पर होगा या आने वाले समय में जो दौरा होगा उसी के दौरान ये समर्पित की जाएंगी? शीतल, देखिए जिस तरीके से आने वाले कुछ ही दिनों में जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में नहीं लगता है कि ये सौगातें वर्चुअल तरीके से दी जाएगी। पीएम मोदी जो है वो आगे कभी न कभी ये दौरा जरूर करेंगे और अपनी उपस्थिति में जो है ये सारी सौगातें जो है वो महाराष्ट्र की जनता को जो है वो समर्पित करेंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर पूरे तरीके से आने वाले थे, लेकिन परिस्थितियां नहीं थी कि वो यहाँ पर आ पाए और सौगातें जो है वो अपनी उपस्थिति में लोगों को दे पाए। आने वाले दिनों में पीएम मोदी का दौरा जो है वो जरूर होगा और उसी समय हो सकता है कि वो सौगातें महाराष्ट्र की जनता को देंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। पुणे और मुंबई में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बिल्कुल आपको बता दें, इसी के साथ भारी बारिश के चलते सभी स्कूल और कॉलेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं। एक महिला की मौत हुई है और 14 फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट कर दी गई है क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो भारी बारिश के बिगड़ते हालातों के चलते अगले 3 दिन तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुणे की बात की जाए और मुंबई की बात की जाए तो कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो बंद कर दिए गए हैं और फिलहाल सतर्कता जो है लोगों को बरतने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो है वहां पर रेड अलर्ट है। और इसी के साथ आपको बता दें और भी 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट और चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। और फिलहाल आपको बता दें पुणे और महाराष्ट्र में अगर बात की जाए, मुंबई की बात की जाए तो जितने भी लोग हैं उन्हें घरों में रहने की अपील जो है वो की गई है। तो फिलहाल ये मौसम का कहर जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं तो दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुंबई में क्या कुछ हालात है भारी बारिश के चलते हुए। चंडीगढ़ की सड़कें भी आप देख सकते हैं कि जल भराव कितना है। तीसरी तस्वीर की अगर बात करें, सूरत गुजरात की है, वहां पर भी मौसम का कहर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी बारिश जो हो रही है। चेन्नई तमिलनाडु की अगर बात की जाए वहां पर भी भारी बारिश है। मुरादाबाद यूपी और बरेली से यूपी की तस्वीरें अगर बात की जाए तो इन सभी एरियाज की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बारिश का कहर किस कदर जारी है। और फिलहाल प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील की है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसी में आपको बता दें एक महिला की मौत जो है वो भी महाराष्ट्र में वाकया हुई है मौसम के कारण। और फिलहाल महाराष्ट्र की अगर खासतौर पर बात की जाए तो 14 फ्लाइट्स जो है वो डाइवर्ट कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ बारिश है बल्कि बारिश की वजह से नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। एक महिला की मौत हुई है जो दुखद मामला है और बारिश के चलते 14 फ्लाइट डाइवर्ट की गई हैं। यानी जब भारी बारिश होती है तो फ्लाइट्स पर भी इनको डाइवर्जन करना पड़ता है। भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और जो तस्वीरें आपकी टी स्क्रीन पर हैं ये खुद बता रही हैं कि बारिश से किस तरह से हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं पूरे देश के अंदर और कई राज्यों में, जिसमें मुंबई अव्वल पर नजर आ रहा है। चंडीगढ़ जहां पर सड़कें लबालब भरी हैं, सूरत गुजरात में भी बारिश हो रही है और उसके चलते इस वक्त सड़कों पर पानी आ गया है। चेन्नई तमिलनाडु में भी इंद्रदेव लगातार बरस रहे हैं। मुरादाबाद यूपी में भी बारिश का साया लगातार नजर आ रहा है और बरेली यूपी की तस्वीर भी इसी तरह की निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए अब जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा बारिश को लेकर इस वक्त कहां कहां अलर्ट है, कहां कहां बारिश हो रही है, ये तमाम चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बारिश ने पिछले कई दिनों से कैसे तांडव मचा के रखा है। तो ये बारिश का अलर्ट है। मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उसके बाद सिक्किम, बिहार, कोंकण, गोवा और ये तमाम रूपाली देखिए जो ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट फिलहाल के लिए जारी कर दिया गया है।
पश्चिम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं रूपाली जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी भारी बारिश का अलर्ट है। मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कुल मिला के 11 राज्यों में आपको बता दें कि गुजरात में अगले 5 दिन रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और 27 सितंबर को 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट देखा गया है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर के अंदर रहें। स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद कर दिए गए हैं और साफ तौर पर ये बारिश का कहर अब देश में एक बार फिर से दिखता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दुखद खबर महाराष्ट्र से भी है कि मौसम के चलते एक महिला की मौत हुई है। और आपको बता दें भारी बारिश का अलर्ट है और कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से तबाही भी शीतल मच चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये आज नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। साथ पूरा उनका साथ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह निभा रहे हैं। 2014 के मुकाबले गृह मंत्री अमित शाह इस बार के चुनाव में पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तीसरा चरण बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू की तमाम सभा, कठुआ और उधमपुर, ये 4 जिले जम्मू के ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। और एक तो चुनौती दबदबे को कायम करने की है और दूसरी चुनौती इस दबदबे से ऊपर कैसे जाना है, यानी अपने वोट शेयर को बढ़ाना कैसे है, सीटों को कैसे बढ़ाना है, ये भी उनके सामने एक चुनौती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। हम जरा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 2 चरणों का आकलन किया जाए और तीसरे चरण पर नजर डाली जाए तो ये पूरी हवा किस तरफ रुख ले रही है और इस हवा का परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 2 चरण संपन्न हो चुके हैं, बम्पर वोटिंग हुई है 61% और लगभग 57% के आसपास दूसरे चरण में वोटिंग हुई है। आप कैसे इन दोनों चरणों को देख रहे हैं और इसमें जो आए हुए लोग थे, जो नीचे उतरे, जिन्होंने वोट किया, उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है, क्या पूरा माहौल अभी बनते हुए नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि तीसरे चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण में हिंदू बहुल सीटें हैं और आपको बताते चले कि सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे, तो इसलिए उस लिहाज से ये तीसरा चरण जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले और दूसरे चरण की बात करें, लोगों ने खुल करके अपना वोट कास्ट किया है, जो इस बात का संकेत है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारी चुनाव कवर किए हैं, बड़ा कम पोल परसेंटेज हुआ करता था और 2-2 हज़ार से कश्मीर से लोग एमएलए जीत करके थे मार्जिन से। तो इस बार जो मुझे लगता है लोगों में उत्साह है, लोकतंत्र पर लोगों ने भरोसा किया है, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे करके अपने दायित्व का निर्वाह किया है। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा चुनावों में 50 पार का आंकड़ा जो है वो कहा है और जम्मू और उधमपुर सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या कुछ लगता है किस तरीके से इस इमेज को मेंटेन करने में जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आगे क्या कुछ लगता है समीकरण किस हिसाब से बन सकते हैं? देखिए, अगर अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, जिस जिस जगह पर वो रैली कर रहे हैं वहाँ उनको लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम चनैनी की बात करते हैं तो चनैनी में दोनों रिश्तेदार हर्षदेव सिंह और बलवंत मनकोटिया दोनों ही फील्ड में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बलवंत सिंह मनकोटिया हैं और हर्षदेव सिंह कॉमन कैंडिडेट है कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी में, इसलिए उन्होंने पहली अपनी रैली वहां पर रखी है। फिर मोदी ग्राउंड में उधमपुर में रखी है रैली, वहां पर भागी भारतीय जनता पार्टी के भागी पवन खजूरिया वहां पर आ चुके हैं, यानी बगावत करके अपने ही कैंडिडेट आरएस पठानिया के खिलाफ वो चुना है उन्होंने। बनी में हल्का सा एज नहीं मिल रहा है, पीछे है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, वहाँ पर मेला ग्राउंड में वो रैली करेंगे। और भलवाल जसरोटिया तो कहते हैं कि वहाँ के लोग कहते हैं कि थ्रू, लेकिन थोड़ी कोई कमी पेशी ना रहे इसलिए वो जसरोटा में बलवाल मोड़ है वहाँ पर रैली करेंगे। जीडी में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मोहनलाल कैथ आगे हैं मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे भी थोड़ा सा इनको लग रहा है, इसलिए वो वहाँ पर भी रैली बड़ी सिस्टमेटिकली उस तरीके से अपनी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ लगता है कि थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वहाँ खुद
गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। पिछली बार जो सीटें जीती थी बीजेपी ने, जहां पर आज रैलियां होनी है, वो तमाम सीटें बीजेपी के पास हैं 2014 में जब चुनाव हुए थे जी। तो क्या बीजेपी के पास अब दोहरी चुनौतियां हैं कि एक तो उन सीटों को बचाना भी है और दूसरा अब नई सीटों पर भी कब्जा करना है, क्योंकि अगर सरकार बनानी है तो नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब डिलिमिटेशन होती है और हदबंदी जब निर्वाचन क्षेत्रों की होती है तो कुछ एरिया किसी दूसरी साइड चले जाते हैं, कुछ दूसरी साइड। जैसे उधमपुर की बात करें, लास्ट टाइम 2014 में उधमपुर में इसी मोदी ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी और वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पवन खजूरिया हार गया था और निर्दलीय उम्मीदवार पवन गुप्ता वो जीत गए थे। इसलिए अब समीकरण थोड़े से बदले हैं। विनोद जी, जिस तरह से लोग बाहर आ रहे थे, जब हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे, या आम लोग सोशल मीडिया के जरिए अगर अपना कहीं ना कहीं प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वोट फॉर नया कश्मीर, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर सिक्योरिटी, वोट अगेंस्ट टेररिज्म एंड वोट अगेंस्ट सेपरेटिस्ट, ये जो चीज़ें हुई थी उस पर रुकावट हुई है 2019 के बाद, धारा 370 हटने के बाद। तो क्या ये सारा वोट जो है इन सब चीज़ों के साथ जा रहा है, इन सब चीज़ों के साथ संग आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर जाएगा? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा, डेवलपमेंट एक इशू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि भावनात्मक राजनीतिक होती है, इमोशनल पॉलिटिक्स खेली जाती है। और एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये कार्ड खेलेगी कि हमने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया उसके बाद आतंकवाद को दबोच दिया है और कि काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है और अलगाववाद पूरी तरह से खत्म कर दिया, पत्थरबाजी ऑलमोस्ट खत्म है। और जो कैलेंडर निकलता था अलगाववादियों की, बाजार सिर्फ एक सप्ताह में 2 दिन खुलेगा, 1 दिन खुलेगा, वो भी ऑलमोस्ट क्लियर है। और वहाँ के हालात में हम लाल चौक पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। इस चीज को वो कैश करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन और पहले ये चीजें भी देखी जाती थी, जो पॉलिटिक्स थी जम्मू कश्मीर की, वो कश्मीर केंद्रित पॉलिटिक्स थी, यानी कैपिटल ऑफ पॉलिटिक्स अगर माने तो वो कश्मीर माना जाता था और वहीं से चक्रव्यूह बनता था, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स होती थी और उसका नुकसान जम्मू को भरना पड़ता था। क्या उस सब से भी अब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं? पहले अगर बताया जाता था प्रधानमंत्री पहुंचता था दौरे पर तो जी हमारे हिसाब से ये भाषण आपने देना है या ये चीज़ें करनी है, क्या उसमें भी एक छुटकारा मिला है अब जम्मू कश्मीर को, यानी स्वतंत्र रूप से ये चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो एपिक सेंटर हम मानते थे कश्मीर को, राजनीतिक एपिक सेंटर, वो मुझे लगता है एपिक सेंटर बदला है और वो जम्मू में आ गया। जम्मू में 2 प्रमुख दल है, सच कहा जाए, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, पीडीपी को नहीं। सच्चाई जो है, सदाकत है कि कांग्रेस और बीजेपी ये 2 है और टनल के उस पार चले जाइए आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, और अब देखिए जमात के लोग भी उतरे हैं, बहुत सारी वहाँ पे जमातें आ गई हैं। तो मजबूत और एपिक सेंटर जो राजनीतिक का है वो जम्मू प्रोविंस में बड़े कठिन परिश्रम के बाद आया है। तो ये खुशी की बात है जम्मू वालों के लिए, यहाँ से सब कुछ डिसाइड हो। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात की जाए तो साफ तौर पर रैलीज जो हो रही है यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो साफ मुद्दा स्टेटहुड 370-35 है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद, आतंकवाद को लेकर बार बार बात कर रही है। क्या कुछ लग रहा है जब 5 अगस्त 2019 के बाद चीजें बदली है, इस बार बयानों में बदलाव आया है, और क्या कुछ लगता है ये पूरी राजनीति जो है जम्मू कश्मीर की 370 के आसपास ही घूम रही है? डेफिनेटली ये टनल के इस पार कहा जाए तो 370 को लेकर के कैश करने का प्रयत्न किया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जाए तो 370 होना चाहिए, इसको हम वापस लाएंगे। सभी जमातें, मूलतः सभी जमातें इसी बात पर जोर दे रही हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 370 वापस लाएंगे। हालांकि सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी इससे कुछ सिरे से खारिज कर दिया है, और जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को ये प्रस्ताव लाया था और पारित किया था राज्यसभा से, उसके बाद लोकसभा में, तो इसकी गुंजाइश नहीं है, यानी इसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ मिसलीड करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन है मुद्दा, इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया। विनोद जी, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ तो पहले दिन से ही बीजेपी उन पर हमलावर होती हुई नजर आई थी, खासतौर पर मैनिफेस्टो में जो प्रमुख मुद्दे थे, चाहे वो धारा 370 हो या पाकिस्तान से बातचीत हो, उस पर बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी। लेकिन कल जिस तरह से मतदान के बीच में या मतदान के दौरान में उमर अब्दुल्ला ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि राहुल गांधी उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर खास तौर पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं,
इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या ये स्टेटमेंट बता रहा है कि ये बात एक मजबूरी का गठबंधन है आपसी दोनों दलों के बीच, दोनों पार्टियों के बीच, या फिर कांग्रेस यहाँ पर बचना चाह रही है इस गठबंधन से या उनके मुद्दों से? उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला शायद अपने वालिद के दबाव में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दबाव में उन्होंने इस पर समझौता किया है या इस पर अलायंस पर अपनी सहमति जताई है। अलायंस को लेकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें उमर अब्दुल्ला नदारत थी, यानी वो जो कह रहे हैं वो उनको लगता है कि उनकी विशेष के अगेंस्ट ये हुआ है। अगर वो ज़्यादा बेहतर करते, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते तो नेशनल कांग्रेस बेहतर कर सकती थी। दूसरा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से कांग्रेस में समन्वय और तालमेल नहीं बना है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उनको लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है उनको जो करना चाहिए था वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उनका जो दिल की बात है वो जुबान पर आ गई। बिल्कुल, इसी के साथ विनोद जी, कल भी जिस तरीके से दूसरे चरण के मतदान हुए, हमने साफ तौर पर देखा कि श्रीनगर में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो काफ़ी कम रही। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ की आज 3 रैलियां हैं और थोड़ी ही देर में जम्मू के छम्ब में ये चुनावी 5वें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।